सोमवार का दिन भोले बाबा का शहर काशी और काशी में सनातन के दो बड़े चेहरे, काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों की जोड़ी ने अपना पूरा दिन काशी के नाम किया। हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारों से गूंजती काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी और सम्मान भी किया। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करके सनातन के पथ को और मजबूत कर दिया गया। स्कंद पुराण के चौथे खंड का नाम काशी खंड है, जिसमें भोलेनाथ की स्तुति में 11,000 श्लोक लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि काशी और अयोध्या का रिश्ता बहुत पुराना है। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उसमें काशी के नरेश को भी बुलाया गया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो काशी को भी पीएम मोदी ने कई सौगातें देकर उसके स्वर्णिम रूप का और विस्तार कर दिया है। सबसे पहले आज बात करेंगे सर्ववेद मंदिर की। एक साथ 20,000 लोग लगा सकेंगे यहाँ पर ध्यान। 20 साल पहले निर्माण इसका शुरू हुआ। 180 फीट ऊंचा है ये और 7 मंजिला मंदिर है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसे माना जा रहा है। 64,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा मेडिटेशन सेंटर फैला हुआ है। कमल के आकार के 9 गुंबद इस पर है। मुख्य गुंबद में 125 पंखुड़ियों का कमल है। राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल इसके बनावट में की गई है। मकराना का सफेद और पिंक मार्बल लगाया गया। सफेद मार्बल पर अंकित है 5,000 दोहे। गुजरात की सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मोदी ने सर्ववेद मंदिर का शुभारंभ करने के बाद काशी में काशी सांसद ग्राम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और स्वरोजगार करने वाले युवाओं से संवाद भी किया। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया। एक खास बात और भी है जो यहाँ देखने को मिली और वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी खुद मंच के सामने महिलाओं के बीच आकर के बैठे और उन्होंने महिलाओं को बोलने के लिए मंच दिया। यानी मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश की महिलाओं को सशक्त करना उनका बड़ा विजन है। महिलाओं को सम्मान देना उनके संस्कारों में शामिल है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्ववेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। जब काशी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है, और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है। इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। चलिए अब कुछ पॉलिटिकल खबरों का जिक्र करते हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं को पहले प्रधानमंत्री मोदी के काम से परेशानी थी, मोदी की वर्किंग स्टाइल से दिक्कत थी, लेकिन अब तो मोदी का नाम सुनते ही विपक्षी नेता भड़क उठते हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की मीटिंग है और मीटिंग में शामिल होने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जैसे ही पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया तो लालू प्रसाद भड़क गए। पत्रकारों ने कहा कि लालू जी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2024 में वो तीसरी बार आ रहे हैं। तो लालू बोले, जाओ ले आओ, रोज यही सवाल पूछते हो। दरअसल विपक्षी गठबंधन में जितने दल हैं उतने ही प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं।
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जिधर देखिए उतने ही दावेदार आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि कल जो मीटिंग होनी है इंडिया अलायंस की, उसका एजेंडा क्या होगा? क्या राज्यों में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी? जेडीयू के तमाम नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो सपा के नेताओं को लगता है कि अखिलेश ही प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य दावेदार हैं। तो ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह रही हैं कि बंगाल की ही देश का नेतृत्व करेगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए समझना ये जरूरी कि इंडिया के लिए बिग ग्राउंड दरअसल है क्या। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42। ये राज्य और इनकी सीटें एक बिग ग्राउंड है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें और सबसे ज्यादा दावेदार यहीं पर हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ अखिलेश यादव अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। बीएसपी अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और ऐसे में इंडिया के यूपी में भविष्य पर कई अहम सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस और सपा की बेरुखी अब सबके सामने धीरे धीरे आ रही है। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर मान जाएगी? मायावती अगर साथ आई तो अखिलेश क्या करेंगे? जयंत चौधरी 12 से कम सीटों पर क्या काम करेंगे? क्या उसके लिए मानेंगे? चंद्रशेखर भी 2 सीटें चाहते हैं, ऐसे में अखिलेश फिर क्या करेंगे? और क्या अखिलेश सिर्फ 45 सीटों पर मान जाएंगे? बीते दिनों सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस का जो फॉर्मूला बाहर आया, उसके मुताबिक कांग्रेस ही सर्वे सर्वा बने रहना चाहती थी, लेकिन 3 हिंदी पट्टी राज्यों में शिकस्त के बाद ये उसका दावा भी कमजोर हो जाता है। और जो क्षेत्रीय दल हैं उनका दखल जाहिर तौर पर और बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। वो क्या फॉर्मूला था जो आपको बता देते हैं क्या मानकर कांग्रेस चल रही थी। 270 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी 270 सीटों पर सहयोगी दल मिलकर के लड़ेंगे। महाराष्ट्र की 48, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। अब इन सभी राज्यों में कुल 197 सीटें हैं। केरल की 20, बंगाल की 42, पंजाब की 13 और दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटें। लेकिन अब एक दिक्कत और है, पंजाब को लेकर के ये दिक्कत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब का दौरा कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने पंजाब में कहा कि आम आदमी पार्टी को सभी 13 सीटों पर चुनाव जिताइए, यानी वो पंजाब में सीट शेयरिंग के मूड में ही नहीं दिखते। ऐसे ही कुछ हाल दिल्ली में भी है। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं करेंगे तो इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन तो फेल हो जाता है। तो कांग्रेस की क्या परेशानी है ये आपने समझा, लेकिन कांग्रेस की परेशानी बढ़ती हुई यहाँ भी नजर आ रही है। वही जो ज्यादातर सहयोगी दल है वो कांग्रेस से नाराज है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी कांग्रेस से खफा नजर आए, वहां भी कई सवाल हैं क्या, और वो सवाल क्या है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। गठबंधन धर्म को नहीं निभा रही है कांग्रेस, ये एक अहम सवाल। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का रुख आखिर साफ क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ज्यादा सीटें आखिर क्यों मांग रही है? 80 सीटों पर तैयारी की बात क्यों कर रहे हैं अजय राय? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया से अलग हो जाएगी? नाराजगी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बिहार में भी यही स्थिति है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ऐसे में नीतीश भी असमंजस की स्थिति में है। जेडीयू के तमाम नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही विपक्ष का चेहरा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। ऐसे में नीतीश को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल ऐसे हैं कि क्या नीतीश कुमार का इंडिया से मोह भंग हो चुका है? प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित न होने से क्या सुशासन बाबू नाराज हैं? अपनी ही पार्टी को क्या संभाल नहीं पा रहे नीतीश? सीट शेयरिंग पर आखिर बिहार में सहमति क्यों नहीं बन रही? उत्तर प्रदेश से चुनाव न लड़ाए जाने पर क्या नीतीश खफा है? 19 दिसंबर को चौथी मीटिंग है, यानी कल, लेकिन कोई भी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। चेहरे की कोई बात नहीं कर रहा, कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि सीट शेयरिंग में क्या होगा, क्या मीटिंग है और ये मीटिंग कैसे आगे की ओर बढ़ती जा रही है। फॉर्मूला तय नहीं है, सीट शेयरिंग तय नहीं है। ऐसे में इंडिया गठबंधन कैसे 2024 में आम चुनाव लड़ पाएगी? इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और
इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और इसी बीच राजस्थान से बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान मंत्रिमंडल गठन पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। इस सप्ताह हो सकता है भजनलाल कैबिनेट का गठन। कल दिल्ली में हुई बैठक में बनी कुछ नामों पर सहमति। किरोड़ी लाल मीणा, जोगेश्वर गर्ग, बाबा बालकनाथ, झाबर सिंह खर्रा और प्रतापपुरी को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर, श्रीचंद कृपलानी, जितेंद्र गोठवाल, संदीप शर्मा, जगत सिंह, अजय किलक, दीप्ति माहेश्वरी, भैरा राम सियोल, जवाहर बेडम, शत्रुघ्न गौतम, सुमित गोदारा, गजेंद्र सिंह खीवसर, मंजू वाघमार, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह राठौर और हरलाल सारण का भी नाम संभावितों की सूची में। हरि सिंह रावत, सुरेश रावत का भी नाम संभावितों की सूची में है। मंत्रिमंडल में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। 3 SC, 2 ST, ब्राह्मण 1, जाट 3 और राजपूत समुदाय से 3 विधायकों को मिल सकता है मौका। उदयपुर संभाग से 3, जोधपुर संभाग में 2, शेखावती से 2, बीकानेर संभाग में 2 से 3, अजमेर संभाग से 2 और कोटा संभाग से 2 विधायकों को मिल सकती है जगह। और हम चूंकि बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन का, जिसकी मीटिंग कल होनी है, लेकिन इसी बीच मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रिजल्ट लाने का टारगेट है। लिहाजा भाजपा यानी सभी 80 लोकसभा सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है जिनका रिकॉर्ड बेहतर हो और जो जनता की नजर पे हीरो हो। यही वजह है कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए इंटरनल सर्वे भी करवाया गया। ये सर्वे न सिर्फ पार्टी बल्कि बाहर की एजेंसी से भी करवाया गया। इसमें जहां एक तरफ सांसदों की जनता पर पकड़ को देखा गया, वहीं संभावित चेहरे को लेकर के भी रिपोर्ट तैयार की गई। भाजपा के सूत्रों का यह कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 15 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो पार्टी की कैटेगरी में फिट नहीं है, चाहे वो उम्र सीमा हो या फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो चेहरे जिनके टिकट पर संकट है और कौन है वो संभावित चेहरे जिन्हें मौका मिल सकता है। आज उन नामों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात उनकी जिनके टिकट पर संकट इस वक्त है। वो नाम कौन कौन से हैं? केसरी देवी पटेल फूलपुर से, वरुण गांधी पीलीभीत से, दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से, मेनका गांधी सुल्तानपुर से, उपेंद्र रावत बाराबंकी से, बीपी सरोज मछली शहर, संगम लाल गुप्ता प्रयागराज से, कौशल किशोर मोहनलालगंज से, संघमित्रा मौर्य बदायूं से, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से। और अब बात करते हैं उन मौजूदा सांसदों की जिनका टिकट उनकी उम्र की वजह से कट सकता है। सत्यदेव पचौरी कानपुर से, हेमा मालिनी मथुरा से, रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से, इसके साथ ही अक्षयवर लाल गौड़ बहराइच से, संतोष गंगवार बरेली से। तो 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट काटने का पैमाना सिर्फ परफॉर्मेंस खराब और उम्र ही नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण भी इस बार सामने आया है। भाजपा ने पिछड़ों पर भरोसा जताते हुए दलितों को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अब ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश में एक विनिंग समीकरण बनाने के लिए भी उम्मीदवारों का चयन जातीय समीकरण के आधार पर करेगी। जिस तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब सूत्रों की माने तो दोनों डिप्टी सीएम को भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं और उन्हें किस सीट से लड़ाए जाने की संभावनाएं इस वक्त तेज है। वो कुछ नाम ऐसे हैं: दयाशंकर सिंह बलिया से, जितिन प्रसाद धुरहरा से, दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से, जयवीर सिंह फिरोजाबाद से, राकेश सचान फतेहपुर से, केपी मलिक बागपत से, दयाशंकर मिश्र दयालु
चंदौली से धर्मपाल सिंह, बरेली से नंद गोपाल गुप्ता नंदी, प्रयागराज से। बीजेपी की पूरी कोशिश इस बार 80 की 80 सीटें जीतने की है और इसके लिए बीजेपी सारी कोशिशें इस वक्त कर रही है। जाति, उम्र, धर्म, हर समीकरण को ध्यान में रखकर ही बीजेपी फैसले इस वक्त ले रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अयोध्या का जिक्र करते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां लगातार जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे। तो अयोध्या को लेकर के जो है समीकरण बनाए जा रहे हैं। जटायु की मूर्ति पर पुष्प वर्षा कराने के बाद ठीक 12 बजे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। आयोजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सभी ट्रस्टी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। सिर्फ अनुमति वाले लोग ही परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। बाकी जो सभी अतिथि हैं उनके लिए राम की पैड़ी पर व्यवस्था की जा रही है। 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया, 27 दिसंबर को चैनल, 28 दिसंबर को सोशल मीडिया और 29 दिसंबर को इंटरनेशनल मीडिया को निवेदन किया गया है कि वो अयोध्या पधारें। रेड सी समस्या, वैश्विक शिपिंग उद्योग पर असर। रेड सी में जारी टकराव की वजह से वैश्विक शिपिंग उद्योग पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों की वजह से बड़ी शिपिंग कंपनियां इस रूट का इस्तेमाल करने से इस वक्त बच रही है। लाल सागर और स्वेज नहर का इस्तेमाल नहीं होने से माल ढुलाई की लागत 30% तक बढ़ गई है। इसके साथ ही इस रूट का इस्तेमाल करने पर इंश्योरेंस कराने के खर्च में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। शिपिंग कंपनियां स्वेज की जगह केप ऑफ गुड होप का इस्तेमाल करती तो इससे 2 से 3 सप्ताह अधिक समय लगेगा। यूरोप और एशिया के बीच इस वजह से व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के ऊहापोह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। शराबी पिता और बदहाल जीवन, 23 साल में सरपंच बनी प्रवीणा। राजस्थान के पाली जिले के सकदरा की सरपंच रह चुकी है प्रवीणा। लड़कियों की स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुहिम चला रही है और साल 2014 से 2019 तक प्रवीणा 7 गांवों की सरपंच रह चुकी है। प्रवीणा अब गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए इस मुहिम में जुटी है। शराबी पिता को खोकर गरीबी में गुजर बसर करने वाली प्रवीणा की जिंदगी में बदलाव आया कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद। आवासीय विद्यालय जाने से पहले गरीबी की वजह से प्रवीणा की पढ़ाई छूट गई और इसके साथ ही दूसरों के मवेशी चराने में उन्हें पढ़ रहे थे। कस्तूरबा विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद समाज के दबाव में नाबालिग उम्र में शादी हो गई, लेकिन आगे बढ़ने में ससुराल का सहयोग मिला। ससुराल वालों की प्रेरणा से प्रवीणा सरपंच बनी तो गांव की लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने में जुट गई। लड़कियों को स्कूल भेजना और शिक्षा के लिए अधिक से अधिक आवंटन करवाना 23 साल के इस पूर्व सरपंच की प्राथमिकता है।